हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूरुल सलाम और मैं स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम डिफेंस में आपका। तो दोस्तों, आज का भी टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सारे एग्जाम्स जो लगे हुए हैं, चाहे आपका एनडीए हो, एफकैट हो, सीडीएस हो, वहां पर यहां से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। दीज आर द कंसेप्चुअल एरिया ऑफ योर टॉपिक। एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और एनसीईआरटी के चैप्टर क्लास 11th की बुक में ये पूरा टॉपिक दिया हुआ है। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम जानते हैं, समझते हैं और इस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरीके से बन सकते हैं उस पर चीज़ों को देखेंगे। टॉपिक का नाम है वेरियस टोपोग्राफी फॉर्मेशन। ठीक है, अलग अलग तरह की जो टोपोग्राफी या स्थलाकृतियाँ होती हैं उनके फॉर्मेशन से संबंधित चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक के बारे में। तो भाई, अगर आपने हमारे डिकोड के चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के अपडेट आप तक मिलते रहें। और अपना कमेंट लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी में जब शुरुआत होती है तो देखो, पहली चीज़ होती है आपके पास पृथ्वी में दो तरह के बल होते हैं, फोर्स होते हैं। एक होता है एंडोजेनिक, दूसरा होता है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक मतलब जो पृथ्वी के अंदर जो फोर्स लगते हैं, जिसकी वजह से ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह आते हैं, वो एंडोजेनिक फोर्सेज होते हैं। और एक्सोजेनिक फोर्सेज जो होते हैं वो पृथ्वी की सतह के बाहर लगते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो एक्सोजेनिक फोर्सेस पर बेस्ड है। किस पर? एक्सोजेनिक, मतलब पृथ्वी के बाहर से जो फोर्सेस लगते हैं उन पर बेस्ड है। एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में हमें बात नहीं करनी भाई। एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से आपकी सारी स्थलाकृति है, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब बनते हैं। ठीक है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटते हैं, ये सब एंडोजेनिक मतलब पृथ्वी के अंदर जो हो रही है। ठीक है, ये वो बल है जो पृथ्वी के अंदर क्रियाशील है और ये वो बल है जो पृथ्वी के बाहर क्रियाशील है। तो जितनी भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो पृथ्वी के एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से बन रही है। वो कौन कौन सी बन रही है, कैसे बन रही है, उस पर हमें यहाँ पर आज चर्चा करना है। तो देखिए, एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं ये कैसे एक्टिव होते हैं। इनको एक्टिव करने वाले जो पैरामीटर्स होते हैं वो होता है सबसे नंबर में वेदरिंग। वेदरिंग मतलब अपचयन, मतलब टूटना फूटना। अब ये दो तरह की होती है, फिजिकल या मैकेनिकल या फिर केमिकल। फिजिकल वेदरिंग या अपचयन या टूटना फूटना होता है तापमान, दाब और घनत्व के कारण, घर्षण के कारण। और केमिकल रासायनिक जो अपचयन होता है वो क्या होता है? सॉल्यूशन का अपचयन या ऑक्सीकरण के कारण होता है, कार्बोनेशन या हाइड्रेशन के कारण होता है। ठीक, इसके बाद जब वेदरिंग होती है तो वेदरिंग होने के बाद वो टूटता फूटता है, फिर उसका इरोजन, अपरदन होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है और ये एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मास मूवमेंट होता है। अब मास मूवमेंट होकर वो जाके कहीं पर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक, अब देखो, वेदरिंग का एक मीडियम होता है, वो मीडियम अलग अलग है, वो कौन से होते हैं वो हम बात करेंगे। वेदरिंग होने के बाद कहीं से कोई चीज़ इरोज करती है, मतलब जैसे यहाँ पर मिट्टी है तो ये इरोड कर गई, है ना। सपोज करिए, समझिए ये पूरा सा एरिया है, यहाँ पर इस एरिया में वेदरिंग हुई। ठीक, और यहाँ से मिट्टी निकली और यहाँ जाकर जमा हो गई। तो जब यहाँ से निकली तो भाई यहाँ पर गड्ढा हो गया और यहाँ पर जमा हुई तो यहाँ पर टीला बन गया। तो देखो, इरोजन और डिपॉजिट की वजह से कुछ ना कुछ नई चीज़ बन गई, गड्ढा बन गया, यहाँ पे टीला बन गया। तो यही होता है भैया, यही टोपोग्राफीज होती हैं जो एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से बनती हैं। अब ये कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिन पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो देखिए, यहाँ पर आता है नंबर 1 पर रिवर, दूसरे नंबर पर आता है अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर के बाद आता है सी वाटर, फिर आता है ग्लेशियर, फिर विंड्स। अगर हम बात करें तो नदियाँ, भूमिगत जल, सी वेव वाटर या सी वेव, समुद्री जल या समुद्री धारा, ग्लेशियर मतलब हिमनद, विंड्स मतलब पवने। ये 5 फैक्टर हैं जो किसी भी जगह पर इनको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। अब देखो, एक एक करके हमें देखना है। सबसे पहले हम रिवर से देखते हैं। देखो, रिवर या नदियों के कारण हमारे पास इतनी सारे स्थलाकृतियाँ बनती हैं। वी शेप वैली
वाटरफॉल मतलब जलप्रपात भी नदियों के कारण ही बनते हैं। ठीक है, एलुवियल फैन मतलब जड़ों पंख भी इसी की वजह से, रिवर मेंडरिंग नदियों का विसर्पण भी इसी के कारण होता है। स्ट्रक्चरल बेंसेस मतलब जो आप नदी के पास देखते हैं ना एक स्टेप बना होता है, वो भी इसी की वजह से बनता है। रिवर टेरेस नदी वेदिका वो भी इसी के कारण बनता है। लीव्स तटबंध भी इसी के कारण बनता है। इसके अलावा फ्लड पेन मतलब बाढ़ के मैदान वो भी इसी के कारण बनते हैं। डेल्टा भी इसी के कारण बनते हैं। दीज आर सम मेन फैक्टर्स, इसे याद रखिएगा। मेन टोपोग्राफीज विच मेड बाय रिवर। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनमें से कोई भी एक नाम दे दे, पूछेगा किसकी वजह से हो रहा है, तो रिवर। तो ये पेज आपको याद रखना है। ठीक, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए इसको देखते हैं। तो देखो रिवर की वजह से मैंने बोला या तो इरोजन होता है या फिर डिपॉजिट होता है। तो इरोजन होगा, इरोजन की वजह से घाटियाँ, रिवर टेरेस और जल गर्तिका व कुंड बनते हैं, है ना। ये इरोजनल की वजह से बनते हैं। इरोजन या बोल सकते हैं कि अपर्दित स्थलाकृतियों के कारण ये सब चीज़ें बनती हैं। और इसी तरह से अगर देखें तो देखो ये वेदिका या जो मैंने बताया ना रिवर टेरेस इस तरह से बनते हैं। नदी बीच में जा रही है, वो काटती जा रही है और काटने की वजह से मिट्टी को क्या कर रही, काट रही है और यहाँ पे क्या बन रहे हैं, स्टेप बन रहे हैं। ठीक, युग्मित होते हैं मतलब बराबर से कटे हुए, दोनों तरफ देखो बराबर से कटे हैं, और अयुग्मित दोनों तरफ बराबर से नहीं कटे हैं, तो दोनों तरीके से होते हैं। ठीक, ये इरोजनल है। ठीक, इरोजनल के बाद आते हैं डिपॉजिट पर। डिपॉजिट की जब हम बात करते हैं तो डिपॉजिट की वजह से डेल्टा बनता है। ठीक है, एलुवियल फैन बनता है, बाढ़ के मैदान बनते हैं, लीव्स बनती हैं, पॉइंट बार बनते हैं। ठीक, अब ये क्या क्या है देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले जब हम बात करें रिवर मेंडरिंग नदियों का विसर्पण। नदियाँ जो विसर्पण करती हैं वो ऐसे नागिन डांस करते हुए चलती हैं, और जब ये विसर्पण करती है तो ये अपने पैटर्न को छोड़ती जाती हैं पीछे, है ना। और बीच बीच से जो एरिया ऐसे कट के अलग होता है तो ये छाड़न झील या ऑक्सबो लेक बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सबो लेक या छाड़न झील बनाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, इसी तरीके से अगर और आगे बढ़े, ठीक, और ये देखो उसी का विसर्पण जो हो रहा है, ये विसर्पण नदी विसर्पण एक हिस्सा हमने काट के निकाला है, उसी में से जो पिछले वाला डायग्राम उसमें से एक एरिया हमने काट के बाहर किया। देखो ये नदियां विसर्पण करते हुए जा रही है। ठीक, अब जब ये पानी का ओवरफ्लो करती है तो ओवरफ्लो करने की वजह से पानी चारों तरफ से ओवरफ्लो होकर इधर से बाहर आता है, इधर से बाहर आता है, तो क्या करता है, बाढ़ के मैदान बनाता है, फ्लड प्लेन बनाता है, डेल्टा बनाता है। ठीक, और इसी के किनारे पर जब आप और आगे देखोगे, है ना, तो इसी के कटाव के कारण जब नदी बहुत तेज़ी से काटते हुए निकलती है और मिट्टी बहुत हल्की होती है तो क्या बनाती है, वी शेप वैली। देखो मिट्टी का कटाव करा और ज़्यादा कटाव हो गया तो क्या होगा, घाटियाँ अंदर से कटती चली गई, मिट्टी का अपर्दन ज़्यादा हो गया, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, कौन सी वैली बन रही है, वी आकृति की वैली। सेम इसी तरह से जब और आगे बढ़ते तो वाटरफॉल भी इसी के कारण बनता है। वाटरफॉल, वाटरफॉल में क्या होता है, देखो आपका सॉफ्ट हार्ड रॉक का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सॉफ्ट रॉक हार्ड रॉक इनका कॉम्बिनेशन होता है, और जब इनका इरोजन होना शुरू होता है, पानी इसके ऊपर बहता है, तो हार्ड रॉक को तो ये बिल्कुल काट नहीं पाता है, लेकिन सॉफ्ट रॉक को काटना शुरू करता है। तो अगले स्टेप में क्या होता है, ये कटने लगता है, फिर धीरे धीरे करके और कटता है, क्या होता है, ये गहरा होता जाता है और वाटरफॉल या जलप्रपात बनता है। जलप्रपात इसी प्रकार से निर्मित होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक, देखो ये और अच्छे से इसमें समझाया गया है। जलप्रपात में ऊपर हार्ड रॉक होती है, नीचे सॉफ्ट रॉक, और सॉफ्ट पानी के कटान की वजह से कटती चली जाती है और गहरी होती जाती है, और पानी का जो स्थल होता है फिर क्या होता है, ऐसे ऐसे फिर नीचे आ जाता है, और नीचे आने के कारण क्या होता है, ये आपका वाटरफॉल बनने लगता है। तो वाटरफॉल इरोजनल एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वाटरफॉल के बाद एलुवियल फैन। भाई नदियाँ जब बाढ़ लगती हैं तो बाढ़ लाने की वजह से क्या होता है, सारा सेडिमेंट फैला देती है चारों तरफ। देखो यहाँ से नदी का पानी निकला और बाढ़ लाया और ये पानी पूरा फैल गया, तो इसे बोला कि एलुवियल फैन या जलोढ़ पंख।
इसे हम क्या बोल रहे हैं, एलुवियल फैन या फिर जलोढ़ पंख। इसके बाद हमारे पास अगला है, देखो रिवर मेंडरिंग का एक और स्टैंडर्ड डायग्राम, जो पहला डायग्राम देखा था आपने उसी में और स्टैंडर्ड डायग्राम है। देखो नदी विसर्पण करते हुए जा रही है, ठीक, इससे नदी का कोई हिस्सा अलग हो गया तो छाड़न झील या ऑक्सबो लेक बन गई, है ना। और नदी के जो किनारे हैं दोनों तरफ के, इसको बोलते हैं पॉइंट बार। और नदी के सबसे मेन एरिया जहाँ से वो मुड़ रही है वो कट बैंक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, नदी जो होती है, ठीक, नदी की अगर हम बात करें तो ये नदी ऐसे चल रही है तो इसके किनारे पर जो उठे हुए एरिया होते हैं, इस जहाँ पर मिट्टी जमी होती है थोड़ा सा, ये नदी से ऊंचाई पर होते हैं एकदम किनारे वाले एरिया, इसको हम बोलते हैं तटबंध या लीव्स। ये किनारे वाले एरिया जो साइड में इसके चल रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं लीव्स या तटबंध। तो ये सब चीज़ें आपको इसी ही एरिया में मिलेगी और डेवलप होगी, ठीक है। देखो ये लीव्स, नदी ऐसे बह रही है, किनारे की तरफ दोनों तरफ जो उठे हुए एरिया होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लीव्स या तटबंध, ठीक है। और इन्हीं लीव्स को क्रॉस करके अगला लेवल पे क्या होता है, बाढ़ के मैदान। भाई नदी जब ओवरफ्लो होती है तो ओवरफ्लो होने के कारण बाढ़ लाती है, और बाढ़ लाती है तो क्या बनता है, बाढ़ के मैदान। तो देखो ये सब नदियों के कारण बन रहे हैं, ठीक। इनमें आपको ज़्यादा नहीं देखना है, बस पहला पेज में मैंने जो नाम लिखे तो वो नाम याद रखने हैं। इसको मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, ठीक। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर या कास्ट टोपोग्राफी, इसे हम कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं, ठीक। इसकी वजह से हमारे पास जो जो चीज़ें बनती है यहाँ पे लिखा हुआ, आर्टिशियन वेल, सिंक होल, लैपीज, युवाला, पोलजे, केव, ब्लाइंड वैली। तो यहाँ पर जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक है सिंक होल और दूसरा केव, ठीक है। देखो जहाँ पर भी कास्ट टोपोग्राफी जनरेट होती है कहाँ पर होती है, जहाँ पर चूना पत्थर बहुत पाया जाता है, लाइम स्टोन। चूना पत्थर जो होता है पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और अंदर से गलना शुरू करता है। तो जहाँ पर भी चूना पत्थर की चीज़ें ज़्यादा हैं वहाँ पर इस तरह के पानी अंदर रिसता है, अंडरग्राउंड वाटर जाता है और कास्ट टोपोग्राफी वहाँ पर डेवलप होती है। इन पूरी टोपोग्राफी को क्या बोलते हैं, कास्ट टोपोग्राफी, है ना। इनमें से किसी भी एक का नाम दे देगा, पूछेगा ये किसकी वजह से, तो आंसर क्या होगा, कास्ट या अंडरग्राउंड वाटर, सीधा सा। अभी क्वेश्चन जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। चलो देखते हैं इसके बारे में और चीज़ों को देखते हैं। देखो इसमें अंडरग्राउंड वाटर की वजह से अपर्दित, अपर्दित मतलब इरोजन की वजह से क्या बनता है, पूल्स, सिंक होल, लाइमस्टोन पेमेंट। और डिपॉजिट की वजह से बनता है सिलेक्टाइट और सिलेगमाइट और स्तंभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टाइट, सिलेगमाइट और स्तंभ तीनों एक तरह से ये डिपॉजिट फीचर है। किस तरह का है, डिपॉजिट होने वाला फीचर है। तो ये डिपॉजिट की वजह से बनता है, ये इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से बनता है। दोनों को अलग अलग फॉर्म में याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये आपका पूरा कंप्लीट डायग्राम है जिसमें आपको समझ जाओगे। देखो घोलरंध्र क्या होता है, भूमि के अंदर पानी रिसता है तो अंदर जो होता है चूना जो होता है, लाइमस्टोन जो होता है वो गलने लगता है और अंदर क्या करता है, अंदर छोटे छोटे छेद बनाता है। इन्हीं को बोलते हैं सिंक होल, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बना हुआ है। सिंक होल से पहले बनता है विलय रंध्र, बहुत पतला छोटा छोटा होता है। जब ये बड़ा होता है तो सिंक होल, और जब और बड़ा हो जाता है गड्ढा कर देता है पूरा, तो इसे बोलते हैं निपाती रंध्र, ठीक है। इसी तरह से गुफा जो होती है, पानी अंदर रिस रहा है और अंदर का पूरा एरिया उसने खोखला कर दिया तो ये बन गई गुफा, इरोजन। अब इसी गुफा में पानी और रिस रहा है और पानी रिसने के कारण क्या हो रहा है कि चूना पत्थर का आकृतियां जो है वो टपक रही हैं, है ना, धीरे धीरे टपक रही हैं। तो इनके टपकने के कारण ये इधर टपकती हैं और नीचे आके गिरती हैं। तो जो यहाँ पे टपक रही हैं और जो यहाँ रुकी हुई हैं, इनके रुकने के कारण जो स्थलाकृतियाँ ऐसी बन रही हैं उसको हम बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। और जो नीचे गिरने के बाद ऐसे ऊपर उठ रही हैं उसे बोलते हैं स्लेगमाइट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्लेगमाइट और स्टेलेक्टाइट किस में बनता है, तो कास्ट टोपोग्राफी और अंडरग्राउंड वाटर, ये दो ही आंसर होते हैं, है ना। और जब ये टपकता हुआ नीचे गिरता है तो नीचे वाला उठता है और ये ऐसा बनता है, दोनों एक साथ बनते हैं। वो ऊपर से टपक रहा होता है
और टपकते टपकते जमने लगता है, और नीचे जो टपकता है वो भी जम जम के ऊपर आने लगता है, और एक टाइम के बाद दोनों जम के मिल जाते हैं, और जब दोनों जम के मिल जाते हैं तो क्या बनता है? स्तंभ। ठीक है, तो स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और स्तंभ तीनों एक साथ होते हैं, एक साथ ही आते हैं। ये दोनों तो एक साथ बनते हैं, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बनता है स्तंभ। और ये सब कहाँ पर होता है? गुफा के अंदर की स्थलाकृतियों में आते हैं, इसे याद रखिएगा। घोलरंध्र, घोलरंध्र जो होते हैं ये बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, ठीक। और जब यही घोलरंध्र बहुत ज़्यादा भर के लंबे लंबे गड्ढे बनाते हैं तो इनको युवाला बोलते या सिंक बोलते हैं, तो इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान कर लेना। पोल्जे और युवाला क्या होता है? देखो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। सबसे छोटा जो गड्ढा होता है, देखो इसमें क्या होता है, पानी रिसता है तो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, तो सबसे छोटा गड्ढा जो होता है वो होता है आपका सिंक होल। ठीक है, सिंक होल, ठीक, सबसे छोटा गड्ढा होता है। सिंक होल से बड़ा होता है डोलाइन, फिर युवाला, फिर पोल्जे। ठीक, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट दोनों मिलकर बनाते हैं केव, गुफा में पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, पोल्जे और युवाला ये दोनों एक दूसरे के एकदम सेम है, बस साइज में अंतर आता है। क्यों? क्योंकि पोल्जे बड़ा होता है और युवाला छोटी होती है, इसे याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे देखो इनके साइज का, जैसे साइज बढ़ता जाता है नाम चेंज होता रहता है। ठीक है, पहले सिंक होल होता है, फिर डोलाइन होता है, फिर युवाला, लास्ट में पोल्जे। ठीक, इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते। सिंक होल, देखो सिंक होल कुछ इस तरह से होता है, एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है अंदर की तरफ, पानी रिसने की वजह से, अंडरग्राउंड वाटर की वजह से। ठीक, अगर हम सिंक होल को और देखें तो ये देखो सिंक होल का एग्जैक्ट फॉर्मेशन इस तरह होता है, जहाँ पे पानी अंडरग्राउंड ज़्यादा होता है, पानी क्या करता है, काटने लगता है मिट्टी को, तो क्या होता है, बड़ा सा गड्ढा बाहर आ जाता है, इसको बोलते हैं हम सिंक होल। ठीक है, जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, लाइमस्टोन ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी। केव्स, देखो गुफाओं में क्या होता है, गुफाओं में पानी तो रिसता है लेकिन वो ज़्यादा इरोजन नहीं कर पाता है, तो ये गुफा बना देता है। अब गुफा अगर आगे जाके बंद हो जाती है तो वो अंधी गुफा या ब्लाइंड वैली हो जाती है, याद रखिएगा। और गुफा के अंदर ही आपको स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट मिलता है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। तो ये हमने दो स्थलाकृतियों की अभी बात कर ली। दो स्थलाकृतियाँ जो है वो टोपोग्राफी के हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बची हुई 3 स्थलाकृतियों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और जानेंगे। फिलहाल आज के लिए हम इतना रहने देते दोस्तों। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए आज के इस टॉपिक को हम यहाँ पर एंड करते हैं दोस्तों। कैसा लगा टॉपिक? बढ़िया लगा तो लाइक और शेयर करते जाइएगा, और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट भी देते जाइएगा, है ना। मेन चीज़ क्या है, आपको पता हो कौन सी स्थलाकृतियाँ किस वजह से बनती है। चलो दोस्तों, आज के इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।